गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी हैं पूर्वा और हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो स्वागत है आप सभी का। और गाइस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीडीपी के। तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी आ जाइए और देखिए आज की क्लास में आपको रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। तो देखिए रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर, हेलो आदित्य राज तिवारी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है फर्स्ट और आपसे पूछा है क्या कि विकास परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। तो रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। बहुत इजी है क्वेश्चन, तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो आंसर चाहिए आप सभी का, बताइएगा। तो देखिए क्या मिलता है आंसर। अपूर्वा, आदित्य और जो भी क्लास में है आंसर दीजिएगा। सी आंसर मिला है मुझे अनुक्रम, डी आंसर मुझे मिला है आदित्य जी की तरफ से। देखिए यदि हम बात करें विकास की तो आपने देखा होगा कि एक बालक के विकास में, यदि एक बालक के विकास में समय के साथ देखें तो उसके रूप यानी कि उसकी जो बनावट है, उसकी दर और साथ के साथ अनुक्रम, आपने देखा होगा शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से परिवर्तन बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होता है कि ये सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी आंसर एकदम करेक्ट जवाब है और बहुत बढ़िया जिन्होंने भी दिया है डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो जल्दी से देखें और बताएं कि क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर दीजिएगा। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्न में से क्या लाभकारी नहीं है। तो जल्दी से आंसर मिलना चाहिए और बताइएगा कि क्या हो सकता है जवाब। आंसर प्लीज, आंसर। और क्वेश्चन क्लियर ना हो तो पूछिएगा जरूर। चलिए देखिए क्या मिलता है आंसर आपका। चलिए तो यहाँ पर देखिए एकीकृत यानी कि मिलकर एक रूप के द्वारा जो बनाया जाता है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, ठीक है। तो बी आंसर मुझे मिला है, देखते हैं। तो यहाँ ए, हेलो सत्यम, हेलो संजय, कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम में क्या होता है कि बालक का जो अभिप्रेरण विकास होता है ना, उसमें क्या किया जाता है भाई, उसमें सहकर्मी संचार के माध्यम से भी होता है और बच्चे का देखिए बच्चा एक दूसरे के माध्यम से भी सीखता है। साथ के साथ छात्र और एक शिक्षक के बीच में एक बाउंडिंग बनी रहती है क्योंकि यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान भी होता है। लेकिन खोज और सक्रिय अधिगम का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, लास्ट में देखिएगा लास्ट शब्द दिया गया है ह्रास। तो उसकी कमी नहीं होती है। तो आपका जी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। भाई एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम जिसमें एक समूह के रूप में कार्य करते हो, ऐसे पाठ्यक्रम में से क्या लाभकारी नहीं है, नहीं पूछा है। तो खोज सक्रिय अधिगम का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ह्रास होना, उसका कम होना ये जरूरी, ये इसमें नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी आंसर सही जवाब होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए समझ में आया बी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है। मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा या फिर ऑप्शन सही से नहीं पढ़े। क्लियर है ना। चलिए
आगे, तो देखिए एक विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो क्या कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या फिर नवचार? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर दीजिए और बताइए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, आंसर प्लीज। तो देखिए अजय राज नमस्कार, और बाकी संजय, आदित्य, तो देखिए अजय का फर्स्ट ऑप्शन आते ही मुझे मिला है। बाकी आंसर दीजिएगा सभी। अपूर्वा आंसर प्लीज। तो आप जानते हैं कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें आपका चिंतन, आपके विचार शामिल होते हैं, जिसमें नूतन और वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो निहित होता है, इसमें शामिल होता है, क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं कि क्या होगा आंसर? नवविचार बिल्कुल भी नहीं, और बुद्धिमत्ता यानी कि आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, सी आंसर भी नहीं होगा, और अभिनव तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही जवाब है रचनात्मकता। भाई इसमें क्या है? भाई इसमें रचनात्मकता का विकास होता है, इसमें वास्तविक और सभी को संपूर्ण एक देखिए एक क्या कहते हैं, एक तालमेल के आधार पर, जहाँ आप कह सकते हैं कि बच्चा इस तरह की सूचनाओं को एकत्रित करता है तो उसमें नया और एक संपूर्ण विकास जागृत होता है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर जो होगा रचनात्मकता बिल्कुल करेक्ट है। और बहुत बढ़िया अजय, आपने सबसे पहले जवाब दिया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संजय क्या पूछा है? चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ क्या है? बुद्धि का कौन सा कारक सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? एस होना चाहिए, है ना जी। चलिए तो यहाँ पर देखिए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या फिर वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत? तो जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं। क्या राइट आंसर हो सकता है? जी यानी कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बारे में किसने बताया है? आंसर दीजिएगा। श्रुति, हेलो श्रुति। तो देखिए सी आंसर मिला है मुझे। और आप सभी जानते हैं कि स्पीयरमैन ने द्विखंड और त्रिखंड बुद्धि का निर्माण किया है, जिसमें जी कारक और एस फैक्टर के बारे में बताया है। यानी कि स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस को क्या करता है? समर्थित करता है। तो आपका फर्स्ट सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, एक बार देखिए, कोई दिक्कत? तो चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या फिर हेमोस्टेटिस? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, और राइट आंसर क्या होगा? माता पिता से वंशज में जो स्थानांतरित होने वाले लक्षण हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत इजी है, आसानी से बता सकते हैं आप सभी। तो देखिए सी आंसर श्रुति का मिला है मुझे, अनुवांशिकता। बी आंसर मिला है मुझे अजय जी का। भाई आप जानते हैं कि पूर्वजों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को हम क्या नाम देते हैं? उन्हें कहा जाता है क्या? जीन या अनुवांशिकता? तो जल्दी से बताइएगा। ए एंड सी तो बिल्कुल नहीं होगा, और जीन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। श्रुति देखिए सी आंसर पहले सही लगाया था, श्रुति बी क्यों लगाया है? इसे कहा जाता है अनुवांशिकता। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किए जाते हैं कि वंशज से जो भी स्थानांतरित होने वाले गुण हैं या लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आते हैं, उन्हें अनुवांशिकता के नाम से जाना जाता है। तो आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो देखिए एरिक्सन का मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत, फ्रायड का मनोसामाजिक यौन विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आंसर दीजिएगा और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 6 और जल्दी से कमेंट करें और आंसर दें। आंसर प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आप सभी जानते हैं 4 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया? बहुत बढ़िया, शाबाश अपूर्वा। आंसर चलिए तो देखिए यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही है। आदित्य आंसर दीजिएगा, अजय बहुत अच्छे। चलिए सी आंसर जीन पियाजे एकदम करेक्ट आंसर है, शाबाश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो आंसर चाहिए आप सभी से, क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर? प्रतिबिंब करना, अवधारणा, यानी कि प्रतीक एवं संकेत, ये किसके उदाहरण है? प्लीज आंसर में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। बिल्कुल एकदम सही कहा श्रुति, चारों अवस्थाएं आपने बताई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं कि क्या मिलेगा जवाब। तो यहाँ पर आपने ABC किया है। अब देखते हैं कि भाई प्रतिबिंब करना यानी कि किसी एक चीज को फोकस करना, अवधारणा बनाना यानी कि आप अपनी सोच को रखना, प्रतीक एवं संकेत और भाषा या कह सकते हैं शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसमें निहित होती है? तो आप सभी ने गलत जवाब दिया है। ABC तीनों के तीनों आंसर ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, विचारात्मक प्रक्रिया। विचारात्मक प्रक्रिया में आपने देखा है कि आपके जितने भी आप जिस प्रकार की धारणा बनाते हैं, जिस प्रकार की सोच को रखते हैं, जैसा तर्क करते हैं, वो सभी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? अनुकूलन यानी कि किसके अनुकूल ढलना, उस प्रेरक पेशी विकास या समस्या समाधान इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़ें और समझें तब मुझे बताएं। डी आंसर विचारात्मक प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ऋतु, बहुत अच्छे। डी आंसर इसका सही जवाब है। आगे देखिए श्रुति, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो देखिएगा क्या होगा इसका जवाब। आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति या आवासीय स्थान। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा भाई जो असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो ABCD जल्दी से देखें क्या मिलेगा आपका आंसर। गुड मॉर्निंग ऋतु। तो देखिए यहाँ पर मुझे मिला है डी आंसर, बाकी और सभी दीजिएगा जवाब। आंसर प्लीज। बी आंसर मुझे मिला है, बी ऑप्शन। चलिए बी शायद। चलिए आगे देखिएगा। देखिए असतत, सतत क्या होता है? जो स्थायी होता है, और असतत क्या होता है? जो स्थायी नहीं होता। ठीक है, यही तो है। तो यहाँ पर आपने देखा आयु, आपकी आयु ऐसा नहीं कि सदैव स्थायी हो। आयु आपकी हर ईयर, हर वर्ष आपकी आयु में भाई क्या है? आपकी आयु बढ़ती रहती है। तो आपका यानी कि ए ऑप्शन इसका उदाहरण नहीं हो सकता। बात करें डी आवासीय स्थान, ये भी किसका है? असतत का ही उदाहरण है, क्योंकि जो आवासीय स्थान होते हैं भाई कैसे होते हैं? यहाँ पर आपने देखा कि आज आप कुछ टाइम के लिए किसी और सिटी में रह रहे हैं, फिर आप कहीं और या
जाके सेटल हो जाते हैं। और वैवाहिक स्थिति, ये तीनों के तीनों अवासी स्थान के उदाहरण है, लेकिन लिंग जो आपको दिया गया है जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये हमेशा स्थायी रूप में होता है और ये असतत चर का उदाहरण नहीं है, यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा श्रुति। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो देखिए, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो देखिए क्या मिलता है आप सभी का जवाब। आंसर आंसर आंसर, जल्दी से कमेंट करें ऋतु, श्रुति, अजय। तो बी ऑप्शन मिला है मुझे, शाबाश श्रुति। और सभी जवाब दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बी आंसर आदित्य की तरफ से भी मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। अब दो आंसर, अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रीति सिंह, वेलकम। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो देखिए, आपने देखा अधिगमकर्ता जो सीखना चाहता है, जो सीखने वाला होता है उसे अधिगमकर्ता कहा जाता है। आंतरिक अवस्था, आंतरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें हम स्वयं से प्रेरित होते हैं कि यस मुझे ये काम करना आ गया है या मैं इस कार्य के प्रति इच्छुक हूँ। ठीक है, प्रेरक आप जानते हैं, प्रेरक भी दो तरीके का होता है। वो कोई भी कार्य हम करते हैं या फिर जैसे हम प्रेरित होते हैं, चाहे तो वो आंतरिक रूप से होते हैं और दूसरा बाह्य रूप से होते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है सीखने की परिघटना के आवश्यक घटक माने गए हैं, लेकिन शिक्षक ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सीखने वाला, सीखने की परिघटना पूछी है, सिखाने की नहीं पूछी है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर गलत हो जाएगा, तो डी आंसर को लॉक किया जाता है। ठीक है, अजय, प्रीति और डी आंसर शाबाश संजय, आपने बताया। आगे देखिएगा नेक्स्ट, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब। देखिए क्या मिलता है आप सभी का जवाब। देखिए, आपने देखा है कि अवलोकन अध्ययन की जो विधि है ना, उसमें क्या कराया जाता है, इसमें अध्ययन एवं विशेष घटना के प्रति बहुत ही सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन होता है। ठीक है, अब जैसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे विचार किया जाता है। तो आपसे पूछा है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप कौन सा होगा? साक्षात्कार तो नहीं होगा ना, ये होगा अवलोकन। मैंने कहा कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है, उसकी बारीकी को अच्छे से समझा जाता है। तो आपका बी आंसर एकदम करेक्ट, 100% सही जवाब। ठीक है श्रुति, कोई प्रॉब्लम बताइएगा। आगे चले नेक्स्ट, मुझे बताइए कोई दिक्कत हो श्रुति, समझ में नहीं आया तो बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में भी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है जो कहलाता है क्या? परिवेश का प्रभाव, हाफथॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम, परिवेश का प्रभाव। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर प्लीज। तो देखिए क्या मिलता है आप सभी का आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 11 और प्लीज बताएं मुझे। क्वेश्चन पढ़े दोबारा। देखिए, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता
माता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में भी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है क्या? परिवेश का प्रभाव, हॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम, परिवेश का प्रभाव। तो यहाँ मुझे सी आंसर मिला है। अब देखते हैं कि सही जवाब क्या होता है। तो देखिए, आपने क्या क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, इसीलिए सी ऑप्शन लगाया गया। जो देखिए, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता क्या अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी गुण सकारात्मक हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वो कहलाता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम आएगा इसमें, या फिर परिवेश का प्रभाव आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे में जो गुण देखे जाते हैं वो दो आधार पे देखे जाते हैं। एक तो आनुवंशिकता के आधार पर, एक परिवेश कह सकते हैं, या फिर वातावरण के आधार पर। तो वहां यदि किसी बच्चे का जो वातावरण है वो दूषित होता है, तो आप उस वातावरण के आधार पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे में भी अगुण यानी कि अवगुण पैदा हो सकते हैं यहाँ पर रहने से। और यदि आसपास का वातावरण सही होता है तो आप एक सोच अपने मन में लाते हैं कि वातावरण अच्छा है तो इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब प्रभाव का नियम नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा कि क्या होगा? परिवेश का प्रभाव। ए आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर हुआ? सी आंसर नहीं होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? तो देखिए, न्यूटन की गति के नियम की चर्चा करना, न्यूटन की गति के 3 नियमों की व्याख्या, सी न्यूटन की गति का नियम क्या है, या फिर न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो बताइए कि निबंधात्मक प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सबसे सर्वोत्तम है? आदित्य, आर्या, श्रुति, अजय, संजय और प्रीति, बाकी सभी जो भी क्लास में है आंसर दीजिए। आंसर प्लीज आसानी से बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर मिला है, आदित्य कौन सा दिया है आपने? चलिए, बी आंसर। तो देखिए सही जवाब क्या है। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए? कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए? तो भी आंसर मुझे मिला है कि न्यूटन की गति के 3 नियम की व्याख्या करें। चलिए, सही जवाब बात की जाए तो आपने एकदम क्या कहा जाए, गलत जवाब मुझे दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का डी और बी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए, निबंधात्मक प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं जिसमें आप अपने विचारों को एक्सप्लेन करते हैं, आप अपने अनुभवों को बताते हैं। ठीक है, तो न्यूटन की गति के 3 नियमों की व्याख्या करना यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न के लिए एक बेस्ट विकल्प माना गया है, क्योंकि चर्चा समूह में की जाती है। साथ ही साथ न्यूटन की गति का नियम क्या है, ये बहुत ही साधारण वाक्य रहेगा, और न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे में जो रचनात्मकता होगी, बच्चे में जो एक क्रिएटिविटी होगी, बच्चे में जो सोच होगी, वो उसको सामने नहीं रख पाएगा, लेकिन व्याख्या करने में बच्चा कोशिश करेगा कि अच्छे से और सही शब्दों का प्रयोग वो करे। तो बी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब है। और किन ने दिया है बी? सबसे पहले मुझे लगता है संजय जी ने दिया है, एकदम सही जवाब संजय जी, शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर। अजय, आदित्य, डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, कैसी? विशेष लोगों को दी जाए, विकलांग व्यक्तियों को दी जाए, या फिर बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित की जाती है। तो देखिए क्या आंसर मिलता है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 13, और इसका क्या होगा जवाब, जल्दी से दीजिए आंसर प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। कैसे बच्चों के लिए? विशेष बच्चों के लिए, विकलांग के लिए, बुद्धिमान के लिए, स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित लोगों के लिए। तो आंसर दीजिएगा प्लीज। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ना, वो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना होता है, ठीक है, जिससे वे सांकेतिक तथा शैक्षिक ज्ञान का दैनिक जीवन में क्या करें? प्रयोग करें और प्रोन्नत हो सके, उन्नत हो सके। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन। विशेष लोगों के लिए नहीं संजय जी, विकलांग व्यक्तियों के लिए दी जाती है, जिनमें शारीरिक रूप से विकलांगता पाई जाती है, मानसिक रूप से विकलांगता पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थितिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। क्या हो सकता है श्रुति इस क्वेश्चन का जवाब? क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 14, जल्दी से दीजिएगा जवाब, आंसर प्लीज। तो यहाँ पर मुझे मिला है क्वेश्चन नंबर, आंसर मिला है आदित्य का बी ऑप्शन, बाकी और सभी आंसर दीजिएगा। तो देखिए कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक क्या है कि जो सार्थक सही शब्दों का प्रयोग और शारीरिक हाव भाव को क्या करता है? समावेशित करता है, ठीक है भाई। किस पॉइंट पर बात की जा रही है, चर्चा का विषय क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके हाव भाव होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब होता है। संजय जी संबंध स्थापन बाउंडिंग के साथ साथ देखिएगा प्रभावी व्याख्यान की बात की जा रही है, तो सार्थक शारीरिक, आपने देखा होगा कि जब आप व्याख्यान मेथड में क्या करते हैं आप कि आप बोलते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो विचारों के साथ साथ जो आपके शारीरिक हाव भाव है ना, उनका भी इफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्लियर है या नहीं है तो तुरंत कमेंट कीजिए। ओके आगे देखिएगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? तो देखिए दिशा निर्देश के अनुसार में समस्या, दिशा निर्देश के अनुसार में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय और या फिर दरी मापने में असमर्थता। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा और बताइए कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए भाई निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता समस्या सूचित नहीं करता है? बहुत इजी है, आसानी से आप दे सकते हैं जवाब। आलम जी डी आंसर मुझे मिला है, बी आंसर मुझे मिला है। अब आप जानते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे कौन से होते हैं? जिनको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बच्चों को दरी मापने में असमर्थ हो जाएंगे। कोई भी है, कपड़ा है, दरी है, उसको मापने में उनको दिक्कत होगी क्योंकि उनको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे ठोकर लगने का भय, यानी कि आपका बी ऑप्शन, ठोकर जब दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पर ठोकर लगने का भय भी होता है, यानी कि बी ऑप्शन भी ठीक है। और बच्चे सही से अपनी ये प्रकृति को, अपनी दुनिया को, अपने आप को नहीं देख पा रहा है, तो लेकिन दिशा निर्देश के अनुसार में समस्या, वो ये इसकी समस्या नहीं है, क्योंकि दिशा निर्देश के अनुसार वह अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करता है। तो आपका ए आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आदित्य भाई जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो देख नहीं पाते हैं, तेजी से चल नहीं पाते हैं,
ठीक है। तो उनमें उदासी आप उनमें देख सकते हैं, उनके अंदर ये उदासी मन ही मन में रहती, मतलब मन में, या फिर कह सकते हैं कि वो हर कार्य में एक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर जो होगा वो सही जवाब है। सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन आपका ए आंसर दिशा निर्देश के अनुसार में समझ, ये इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर टेलीविजन। तो आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या हो सकता है जवाब। आंसर प्लीज संजय, आदित्य, आलम, आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16, जल्दी से दीजिएगा जवाब। देखिए क्या मिलता है आप सभी का आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए भाई? चलिए, मीडिया का शैक्षिक टेलीविजन उदाहरण, देखिए मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण द्वारा अधिगम में सहायक होता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलता है, वो है आपका शैक्षिक टेलीविजन, ठीक है। शैक्षिक टेलीविजन अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायता प्रदान करता है। ए आंसर इस क्वेश्चन का आदित्य सही जवाब होगा। समझ में आया भाई? सॉरी देखिए प्रत्यक्ष रूप से बताया गया है ना, तो आपके देखिए 4 आंसर है, पहले समझ लीजिएगा। टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर और शैक्षिक प्रसारण, और एक है शैक्षिक टेलीविजन। मैंने क्या बताया है आपको? टेलीविजन बताया ना। टेलीविजन के माध्यम से क्या होता है, आपको ऑडियो एंड वीडियो दोनों के द्वारा आपको सिखाया जाता है, दोनों के आधार पर आपको समझाया जाता है। तो आपका बेस्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। मैंने शायद ए ही आपको पहले ही बताया था, तो शैक्षिक टेलीविजन इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलिए, बता दीजिएगा मुझे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाक बाधित बच्चों को विकास किया जा सकता है, उनको कैसे? तो देखिए, कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, या फिर मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, तो जल्दी से दीजिएगा जवाब। सही आंसर क्या होगा? आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने जल्दी से मिलना चाहिए जवाब। वाक बाधित बच्चों में विकास किया जा सकता है, उनको क्या करके? तो आप जानते हैं भाई, DCB आंसर कैसे है? गलत जवाब। और सही आंसर क्या होगा संजय जी? शाबाश, बहुत बढ़िया। कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना, या फिर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होना चाहिए? संप्रेषण का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। और यहाँ पर क्या है? विद्यार्थियों की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी ऑप्शन, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का अर्थ क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, या फिर कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। तो देखिएगा और बताइएगा कि क्या हो सकता है जवाब। आनंद, संजय, आदित्य, अजय, आंसर प्लीज। तो आप सभी जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 140 से अधिक माना जाता है, ठीक है। तो किसी बात करें भाई, किसी भी अभिप्रेरण उनके सामने आता है, वो सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है आपका कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? 19 का ए आंसर मिला है मुझे। तीव्र और आसानी से सीखते हैं। चलिए
तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे जो हर चीज को बहुत जल्दी से क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो यहाँ पर तीव्र व आसानी आना चाहिए या डी आना चाहिए कि कम समय में ही अभिप्रेरण जो आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो उसका क्या कर लेते हैं, अनुसरण कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ए एंड डी के बीच में यदि आप देखें तो डी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है और डी ही इसका सही जवाब भी है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट, कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन सी है? तो देखिए यथार्थता, चालाकी, समन्वय या फिर अनुकरण। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब। तो देखिए आप जानते हैं कि कौशल को सीखने की पहली अवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप पहली अवस्था में बच्चा क्या करता है, पहली अवस्था में बच्चा अनुकरण करता है, देखकर सीखता है, नकल की। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है क्या कहलाती है? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो आप जानते हैं मंद अधिगमकर्ता जो बहुत धीरे धीरे से सीखते हैं और जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, वो मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं, वो बाल अपराधी भी नहीं होते, वो विशेष बालक भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसे बालक पिछड़े बालक कहे जाते हैं। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? बता दीजिएगा एक बार मुझे, समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण है? मूर्तवाचक, योग्यता, कुर्सी, बल, गति। तो आप बहुत आसानी से जानते हैं भाई, आप यह जानते हैं कि मूर्त में क्या है जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से दीजिएगा जवाब, आंसर प्लीज बताइएगा भाई क्या होना चाहिए आंसर। मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण है मूर्तवाचक। तो आपने देखा योग्यता अमूर्त है, बल अमूर्त है, गति अमूर्त है, लेकिन कुर्सी उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर तुम देने में तुम कीर्ति, कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। सी, अरे नहीं आमतौर पर तुम गलत हो। या डी, सुनील तुमने सही कहा। तो देखिए पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। पुनर्बलन यानी कि दोबारा से क्या है, पुनर्बलन क्या होता है भाई, ये दो तरीके का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसमें आप फीडबैक प्राप्त करते भी हैं, फीडबैक देते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होना चाहिए संजय जी? आदित्य, चलिए, अरे नहीं आमतौर पर नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुनील तुमने सही कहा। तो यहाँ पर क्या है, पुनर्बलन मिल रहा है, वो भी कैसा मिल रहा है, सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? पुनर्बलन जो है आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर भाई जो भी क्रिया यानी कि जो भी आप क्रिया करते हैं उस क्रिया के आधार पर जो आपको दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है वो पुनर्बलन में आता है। और आपने देखा कि पुनर्बलन में आपको सकारात्मक पुनर्बलन या फिर नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। तो यहाँ पर सुनील तुमने सही कहा, ये बेस्ट और सही पुनर्बलन का उदाहरण है। तो यहाँ पर डी आंसर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही होगा। अरे नहीं आमतौर पर तुम गलत हो, तो ये नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो डी आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे देखिए नेक्स्ट,
संजय जी बता दीजिएगा क्लियर ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए क्या? सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्म अनुभूतिकरण। तो आप जानते हैं कि यह अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत से लिया गया क्वेश्चन है और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अभिप्रेरण की आवश्यकता होती है और अभिप्रेरण के लिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या जरूरत होता है? शारीरिक आवश्यकता की। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम पूरा करेंगे क्या? शारीरिक आवश्यकता, फिर सम्मान, फिर सामाजिक, फिर आत्म अनुभूतिकरण। तो आपका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर, स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण देकर या फिर नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो बहुत इजी है, आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। हम बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास कब कर सकते हैं? तो राइट आंसर प्लीज बताइएगा, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होना चाहिए? या बच्चों को महान व्यक्तियों का उदाहरण देने, स्व अध्ययन का व्याख्यान प्रस्तुत करें या फिर स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो क्या है इस क्वेश्चन का जवाब? जल्दी से प्लीज मुझे बताइए। हम आपको बताएं या समझ में आ रहा है संजय जी? चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जा रही है और आपका आंसर मुझे नहीं मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए आंसर मुझे मिला है, महान व्यक्तियों का वही उदाहरण देकर। देखिए मैं आपको बता दूं, स्व अध्ययन तभी आता है जब बच्चा स्वयं किसी कार्य को करता है। तो स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जब हम स्वयं ही किसी कार्य को पूरा करेंगे, स्वयं ही उसके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा भी उससे प्रेरित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन है। और जिन्होंने भी बी आंसर बताया, संजय जी आपने बी एंड ए दोनों ही बताए हैं, तो बी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना या श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। तो जल्दी से दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो राइट आंसर प्लीज मुझे बताएं कि कक्षा में क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा है, तो प्लीज आंसर दीजिएगा और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछेगा। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। आंसर प्लीज क्वेश्चन नंबर 26 का मुझे मिला है फर्स्ट ऑप्शन, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। चलिए, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब मिला है मुझे। क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर भी मिला है। चलिए, तो एकदम सही जवाब कि भाई जो हमारे सामने कोई भी टॉपिक है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी सूचना बच्चों को होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम उसकी व्याख्या भी करेंगे, मौखिक रूप से भी बताएंगे और शाम पट पर उसके बारे में समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो बी आंसर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब है। आगे देखिएगा, हाँ आज की क्लास में 26 क्वेश्चन ही है। देखिए 26 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 26 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। संजय जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है कि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्लास लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें आप। तो देखिए अनअकैडमी की तरफ से आपका एक कंप्लीट बैच कोर्स आया है, KBS PRT का बैच, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल से। आप चाहते हैं KBS PRT की तैयारी करना तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और
अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, जिसमें ललित सर आपको मैथ रीजनिंग कराते हैं। तो आप ललित सर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। LKR लाइव सर का रेफरल कोड है और इस कोड के जरिए आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए, अपने आंसर देने के लिए। थैंक यू चंदन कुमार जी। आवाज नहीं आ रही है क्लियर? चलिए मैं देखती हूँ। वैसे यहाँ से सब कुछ ओके है चंदन, और क्लास हो गई है कंप्लीट। धन्यवाद आपकी जुड़ने के लिए।